हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से अवेल कर सकते हो दोनों को। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पूरी लिस्ट दी हुई है पीडीएफ के फॉर्म में, हिंदी और अंग्रेजी में, तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो से पहले बात करेंगे कल के वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। कल का हमारा क्वेश्चन ये था कि आपको बताना था कि भारत के साथ ये कौन सा देश है जो कि 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करता है। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा शेयर करता है? तो ये है 4097 किलोमीटर की सीमा रेखा, करीब एग्जैक्टली बोला जाए तो 4096.7 है। तो ये हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और हमारी बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है ये पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर की लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर आप जिसे बोल सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का कि एक कौन सा पोर्ट है जहां पर अभी हाल ही में ALH MK3 हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपे गए हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको रिसीव किया है पोरबंदर पोर्ट पे। ये गुजरात का पोर्ट है। ALH MK3 में ALH का फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इसको इंडिजिनसली तरीके से पूरे तरीके से बनाया गया है। ये कहने का मतलब ये है कि पूरे तरीके से भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है, और इसको बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। HAL के द्वारा अभी तक 13 ALH MK3 हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड को दिए जा चुके हैं, और इसको रिसीव किया था इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल जो इस टाइम पे हैं VS पठानिया। कौन है? VS पठानिया। पूरा नाम है इनका वीरेंद्र सिंह पठानिया। इस साल के शुरुआत में ये इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ बने थे के नटराजन को सक्सीड करके। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। आपको पता है इनका पूरा नाम है एकनाथ संभाजी शिंदे, और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मिली है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? औरंगाबाद का नया नाम अब से होगा संभाजी नगर। क्या नाम है? संभाजी नगर। बाय द वे आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे की सरकार आने से पहले ही उद्धव ठाकरे की सरकार ने इसके लिए बिल पास किया था और औरंगाबाद शहर का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया। इतना ही नहीं, अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर उस्मानाबाद शहर जो है इसका नाम भी बदल दिया है, और इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है धाराशिव। क्या नाम इसका नाम होगा? धाराशिव। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार ने ही ये बिल पास किए हैं, और जाते जाते इन दोनों शहरों के नाम चेंज कर दिए। अगला क्वेश्चन भी महाराष्ट्र सरकार से ही है। क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक बिल पास किया गया है जिसके तहत नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल के किस लीडर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा? तो इसका नाम अब से होगा दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम होगा? दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि आपको बता दूं ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, और दिसंबर 2024 तक अडानी ग्रुप इस एयरपोर्ट को बना के पूरा कर देगा। जब ये बन के तैयार होगा तो महाराष्ट्र के अंदर ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दिनकर बालू पाटिल जी की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली लॉयर भी थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। इनका जन्म 1926 में हुआ था और 2012 में इनका देहांत हुआ था। 86 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये कौन हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिनका कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस टाइम पे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, और इनका पूरा नाम है कोट्टयम कोट्टन कोट वेणुगोपाल। क्या नाम है? कोट्टयम कोट्टन कोट वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ही तौर पर अपना कार्यकाल सर्व करते हैं। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार के लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत है। इसी वजह से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अगले 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब यह है
कि ये जुलाई से लेकर सितंबर तक के लिए फ़िलहाल अभी एक्सटेंड किया गया है इनका कार्यकाल। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हमारे आने वाले हैं 18 जुलाई को। तो इसी महीने 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए नए इलेक्शन होंगे और 25 जुलाई को जो भी नए राष्ट्रपति होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम रिकमेंड किया गया है राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। इसमें भारत का कौन सा शहर है जिसने टॉप किया है? तो यहाँ पर बेंगलोर ने टॉप किया है। देखिए, जो नाइट फ्रैंक के द्वारा एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बनाया गया है, इसमें इस आधार पर शहरों को शामिल किया जाता है कि जहाँ पर अर्बनाइजेशन अच्छा है, जिन शहरों में इंडस्ट्रीज़ वगैरह अच्छी हैं, जहाँ का लाइफस्टाइल बेहतर है, तो उनको यहाँ पर रैंक के आधार पर नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर बेंगलोर पूरे भारत के अंदर सबसे बेहतर शहर साबित हुआ। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। जैसे कि बेंगलोर की अगर कंप्लीट रैंकिंग देखी जाए ओवरसीज़ में, पूरे दुनिया में, तो 14वीं रैंक है, 14th रैंक है। और टॉप 20 में भारत के टोटल 4 शहर आए हुए हैं। पहले नंबर पे बेंगलोर, दूसरे नंबर पे नई दिल्ली, लेकिन नई दिल्ली की रैंक है 17वीं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है यहाँ पर हैदराबाद, और हैदराबाद को ग्लोबल रैंकिंग मिली है 18वीं। और चौथे नंबर पे है मुंबई, जिसको ग्लोबल रैंकिंग मिली है 20। ये तो बात हो गई भारत के 4 वो शहर जो कि टॉप 20 में है। अब ग्लोबल अगर देखें तो टॉप किया है इसमें सिंगापुर ने, नंबर 1 पे रहा है। दूसरे नंबर पे सिडनी रहा है ऑस्ट्रेलिया का, और तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड का वेलिंगटन रहा है। ये तो हो गई ओवरसीज़ की बात। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, टॉप 5 जो हैं इनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद 6 से लेकर 15 तक की जो रैंकिंग है ये आपकी गोल्ड कैटेगरी कहलाती है। तो गोल्ड कैटेगरी में हमारा सिर्फ एक ही शहर है, ये है बेंगलोर, जो कि 14वीं रैंक पे है। इसके बाद आपकी सिल्वर कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे बाकी के 3 शहर हैं, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया और मुंबई हो गया, जिनकी रैंकिंग 17, 18 और 20 है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक्स की एक रिपोर्ट जारी करी गई है, जिस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022। इसमें भारत के कौन से शहर ने टॉप किया है? तो इसमें भी बेंगलोर ने ही टॉप किया है। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू बिजनेस पर्सन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए सबसे बेहतर शहर बेंगलोर ही यहाँ पर साबित हुआ है। स्टार्टअप ब्लिंक एक इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर बात करी जाए कंट्री वाइज तो पूरे वर्ल्ड में भारत की 19वीं रैंक है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में ग्लोबली अगर देखा जाए। और एशिया पैसिफिक रीजन में अगर बात करी जाए तो भारत की 4थी रैंक है। और इसमें अगर ग्लोबली बात करी जाए तो नंबर 1 पे है सिंगापुर। एक तरीके से मतलब आप बोल सकते हो सिंगापुर ने टॉप किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इस जगह पर। दूसरे नंबर पे रहा ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर रहा चाइना। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के फादर कहे जाने वाले जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, क्या नाम है इनका? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है वी कृष्णमूर्ति। और कृष्णमूर्ति साहब का निधन हो गया। इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जनक बोला जाता है भारत में। इसका रीज़न है कि ये भेल में कार्य कर चुके हैं, और भेल में चेयरपर्सन हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके अलावा ये सेल में भी कार्य कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर भी चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की डेट में आप जैसे मारुति सुजुकी के नाम से जानते हो, पहले ये मारुति उद्योग के नाम से जाना जाता था, इसके भी ये चेयरपर्सन रह चुके हैं। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका, और उसके अलावा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। सो आप समझ सकते हो व्हाट अ ग्रेट एमिनेंट पर्सनालिटी मिस्टर वी कृष्णमूर्ति इज नो मोर टुडे। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं खिलाड़ी, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो ये हॉकी प्लेयर थे, और अगर इनकी बात कही जाए तो 2007 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और ओलंपिक चैंपियन भी ये रहे हैं। 75 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कौन से दिन मनाया गया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये जुलाई की 1 तारीख को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, ध्यान रखिएगा,
फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेबी के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कितने की पेनाल्टी लगाई गई है? तो सेबी के द्वारा 7 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और इतना ही नहीं, एनएसई के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है चित्र राम कृष्णा। क्या नाम है? चित्र राम कृष्णा। इनके ऊपर स्पेसिफिकली 5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। अब ऐसा किस लिए? तो 2015 का एक केस है जिसको डार्क फाइबर केस के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ब्रोकर्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंटरनेट लाइन है उसका फास्ट डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड की वजह से यूज़ किया था। अब जाहिर सी बात है, जब शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडों में आपके शेयर बिक जाते हैं और सेकेंडों में आपको शेयर खरीदने भी होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एनएसई का पर्सनल इंटरनेट स्पेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये अपने आप में सेबी के नॉर्म्स के खिलाफ है, या आप बोल सकते हो इसके तहत ये अपराध है, जिस वजह से सेबी ने 7 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और साथ में इनके मैनेजिंग डायरेक्टर CR कृष्णा के ऊपर 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है। इनको दोषी पाया गया है इसके तहत। सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और अभी कुछ टाइम पहले ही, करीब 3 से 4 महीने ही हुए हैं, सेबी में पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है माधवीपुरी बुश। क्या नाम है? माधवीपुरी बुश। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में काशी यात्रा योजना की शुरुआत करी गई है? तो इसकी शुरुआत करी गई है कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार के द्वारा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कर्नाटक के अंदर कर्नाटका सरकार करीब 30,000 लोगों को मौका देगी, और ये 30,000 लोगों को सरकार की तरफ से एक बार वन टाइम 5,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। मतलब 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता कर्नाटक सरकार 30,000 लोगों को देगी, और ये पैसा इसलिए दिया जाएगा कि आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को घूम के आइए। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, इसकी एंट्री कहाँ से होती है? ये होती है ललिता घाट से। कहाँ से? ललिता घाट। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वन टाइम ही फैसिलिटी है, और इसको अवेल करने के लिए 2 क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना होगा। आप कर्नाटक के निवासी होने चाहिए और कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड? कहने का मतलब यह है कि भारत में पहली बार एक ऐसा सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है जहां पर आपकी अपनी खुद की भागीदारी हो सकती है। मतलब कहने का, आप इसमें इन्वेस्टर की तरह इनिशिएट कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो इस सोलर पावर प्लांट में। तो इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के अंदर, और इस सोलर पावर प्लांट को 26 करोड़ रुपए की मदद से बनाया गया है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम टिकट साइज है 25,000 रुपये, 25,000 मिनिमम, और बाकी मैक्सिमम आप कितना भी यहाँ पर निवेश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जहाँ पर साइनर्जी कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया गया, और यहाँ पर इंडियन आर्मी ने हिस्सा लिया और साथ में आर्मी के डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया। दोनों के बीच में ये 4th एडिशन है जो कि आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसकी मीटिंग आयोजित करी गई, और इस मीटिंग का मेन पर्पस था अग्निपथ स्कीम जो है उसके तहत पेस क्या होंगे, अलाउंस क्या होंगे अग्निवीर्स के, उनको डिस्कस करना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, डिफेंस के अंदर जितना भी खर्चा है उसको ऑडिट करना और उसको पास करना, ये सब डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही काम है। ओके, और इस मीटिंग को को चेयर किया गया है वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जिनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। क्या नाम है? BS राजू। इन्होंने इंडियन आर्मी की तरफ से हिस्सा लिया, और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स हैं रजनीश कुमार जी, इन्होंने हिस्सा लिया। सो इस पर काफ़ी डिपेंड करेगा इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि आगे आने वाले टाइम में अग्निवीर्स को क्या पे मिलेगा, क्या उनके अलाउंसेस होंगे। आपके लिए एक बार फिर से मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि ल्यूसेंट MCQ सीरीज़ मैंने लॉन्च कर दी है। 4 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक बैक टू बैक 10 क्लासेस हैं। डेली की टाइमिंग 12:30 बजे होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि आपका MTS का एग्ज़ाम लगा है। इसके अलावा राज्य सरकारों के भी कई सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आपके सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो मैंने आपको ल्यूसेंट सीरीज़ कराई हुई है उसके 1500 MCQs मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा।
तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इस सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हो। 10 क्लास के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है, सिर्फ लिंक पे जाके क्लिक करना है और एनरोल कर लेना है खुद को। क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप अनलॉक कोड डालेंगे वरुण 777। तो ये है अगले 10 दिन का प्लान। और एमटीएस के लिए मैं आपकी करंट अफेयर की मैराथन 5 तारीख से पहले आपको यूट्यूब पर दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच अभी मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है, 3 बजे बैच चल रहा है। सुबह 10 बजे करंट अफेयर का भी बैच चल रहा है। तो इन सब को वरुण 777 डिस्काउंट कोड की मदद से आप अनअकैडमी प्लस में अवेल कर सकते हो। इस कोड की मदद से आप दूसरे और भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो गया, एनडीए की आप तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी जेई, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस डिस्काउंट कोड की मदद से। और आपको इस टाइम के बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात आती है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन ये है कि आपको इस पिक्चर में कौन सा टेम्पल दिखाई दे रहा है। आपको ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि ये जो पिक्चर में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भारत का एक भव्य मंदिर है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखूं कितने लोगों को इनर जियोग्राफी की नॉलेज है और हमारे मॉन्यूमेंट्स की नॉलेज है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।